नमस्कार, हमारे YouTube चैनल व्योम के पार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला की। हिंदी वर्णमाला जो कि बहुत ही आवश्यक है उन लोगों के लिए जो कि हिंदी पढ़ते पढ़ाते या लिखते हैं, विशेष रूप से बच्चों के लिए, चाहे वो किसी विद्यालय में पढ़ते हैं, हिंदी वर्णमाला का ज्ञान बहुत आवश्यक है। अब प्रश्न एक ये उठता है कि हिंदी वर्णमाला तो सभी को आती है, तो हिंदी वर्णमाला पर इतना जोर क्यों दिया जाए। तो इसके संबंध में हम आगे बात करेंगे कि हिंदी वर्णमाला के जो स्वर और व्यंजन हैं उनका उच्चारण और विशेष रूप से शुद्ध उच्चारण उनका क्या है, क्योंकि ये आगे चल कर के सबसे बड़ी समस्या बनते हैं भाषा को सीखने सिखाने के लिए। तो ये जो हिंदी वर्णमाला है, ये आज हम विशेष रूप से दिल्ली के जो सरकारी विद्यालय हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं, एमसीडी के स्कूल्स हैं या केंद्रीय विद्यालय जो पूरे देश भर में हैं, उनके बच्चों के लिए, नवोदय के बच्चों के लिए, नवोदय विद्यालयों के बच्चों के लिए, और जो देश विदेश में बच्चे पढ़ते हैं, जो लोग रहते हैं और वे लोग जो कि हिंदी से जुड़े हुए हैं किसी न किसी रूप में, तो उनके लिए आज हम हिंदी वर्णमाला की कुछ खास बातें यहाँ आपके साथ साझा करेंगे। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन, ये स्वर और व्यंजन सब मिलकर के हिंदी की पूरी वर्णमाला बनती है। तो हम इनको जो आप सामने यहाँ देख रहे हैं, हिंदी की पूरी वर्णमाला, इसमें स्वर भी हैं, व्यंजन भी हैं, अंतस्थ भी हैं, ऊष्म भी हैं, संयुक्ताक्षर भी हैं। इनका हम एक साथ उच्चारण करेंगे, इनको पढ़ेंगे और आप इस पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले स्वर हैं, उसके बाद फिर व्यंजन है, फिर संयुक्ताक्षर हैं। तो इसका उच्चारण जो सही तरीका है वो है अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह और री। इसके बाद व्यंजन आते हैं क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ष, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ळ और ढ। ये हिंदी वर्णमाला के पूरे स्वर और व्यंजन। अभी हमने हिंदी की पूरी वर्णमाला का उच्चारण किया, जिसमें स्वर और व्यंजन सभी थे, एक साथ थे। अब हम इसको अलग अलग इसका उच्चारण करके देखेंगे और सीखेंगे कि स्वर का उच्चारण कैसे होता है, व्यंजन का कैसे होता है और अन्य अंतस्थ आदि आदि का किस तरह से उच्चारण होता है। तो सबसे पहले हिंदी वर्णमाला के स्वर, इन्हें देखिए। अ यानी ये जो है वो एक मात्रा काल इसमें लगता है और ये दीर्घ है, ये ह्रस्व है या दीर्घ है, इसको लघु और दीर्घ भी कहते हैं। एक मात्रा काल और दीर्घ में दो मात्रा काल। ये कविता में जब मात्राएं देखेंगे तब भी ये आएगा और पठन पाठन में भी ये हमें जानकारी इसकी रहनी चाहिए। तो इनका उच्चारण है अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह और री। ये जो री है ये वस्तुतः ऊ के बाद आता है, लेकिन हमने इसको अलग से अंत में रखा है। ये क्रम से आता है अ, आ, ई, उ, री। तो इसको अंत में इसलिए रखा है कि इसका प्रयोग जो संस्कृत के तत्सम शब्द हैं, जैसे ऋषि है, तो उनमें इसका प्रयोग होता है। तो ये अंग, आ और री। और स्वर के बाद में अब हम इसका उच्चारण करेंगे और इसको समझेंगे कि व्यंजन क्या है। व्यंजन का उच्चारण स्वर के साथ होता है।
यानी बिना स्वर के किसी व्यंजन का उच्चारण नहीं होता है। तो ये जितने आपको जो व्यंजन दिख रहे हैं इनमें स्वर अपने आप लगा हुआ है। इसमें जो व्यंजन हैं वो उसमें 5 वर्ग विशेष रूप से हैं और पांचों वर्ग हमने यहाँ एक साथ दिए हुए हैं। इनके बारे में हम वर्ग क्या है, इस वर्ग में कितने आते हैं, तो इसको हम आगे चल करके और स्पष्ट करेंगे एक साथ न करके। तो अभी हम पहले व्यंजन का उच्चारण सीखते हैं और इसमें ध्यान ये दीजिए कि विशेष रूप से जो पंचमाक्षर हैं इनका उच्चारण बहुत ही अभ्यास करने की आवश्यकता है और बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। देखें, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये जो 5 वर्गों के 5 जो व्यंजन हैं 25 उनका उच्चारण इस व्यंजन वर्णों में ही ये जो 5 वर्ग थे उसके अलावा उसके अतिरिक्त ये जो अंतस्थ हैं, ऊष्म हैं और द्विगुण हैं, इनका उच्चारण, इनको हम कौन से अंतस्थ हैं, कौन से द्विगुण हैं और कौन से ये संयुक्त अक्षर हैं, ये हम इस पर आगे भी अभी वीडियो में थोड़ी सी अलग से चर्चा करेंगे। तो इसमें य, र, ल, व, श, ष, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ळ, ढ, अंग, अ। अब हम इनको अलग अलग करके पढ़ेंगे और समझेंगे। ये देखने में आसान लगता है लेकिन ये ही समझना बहुत आवश्यक है। बहुत ध्यान से इसको देखिए। तो सबसे पहले हम इनके जो 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनमें 5 व्यंजन होते हैं और इन पांचों का उच्चारण स्थान क्या है और उनका उच्चारण किस तरह से होता है, इस पर हम अब बात करेंगे। तो ये सबसे पहले हम लेते हैं क वर्ग। क वर्ग के जो 5 व्यंजन हैं इनका उच्चारण स्थान है कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से इनका उच्चारण होता है, यानी जीभ के अगले भाग को स्पर्श करती है और कंठ से जो स्वर निकलता है, कंठ से जो आवाज आती है, वायु निकलती है फेफड़ों से आकर के, तो उसके मिलकर के इनका उच्चारण होता है। और इसीलिए क वर्ग के ये 5 अक्षर कंठ कहलाते हैं। अनेक बार इस तरह के प्रश्न आते हैं कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो उसका उच्चारण स्थान है कंठ। तो ये कंठ से और निचली जीभ के स्पर्श से इनका उच्चारण होता है और इस स्थल से, मुंह के इस स्थल से, इस जगह से केवल और केवल क वर्ग का ही उच्चारण हो सकता है और किसी का नहीं। तो देखें, क, ख, ग, घ, ङ, यानी 5 के 5 एक ही स्थल से उच्चारित होते हैं। कंठ से जो स्वर निकलता है, कंठ से आवाज आती है और जीभ का जो निकला अगला हिस्सा है वो थोड़ा सा स्पर्श करता है और तब इनके उच्चारण। अगला व्यंजन का वर्ग है च वर्ग। च वर्ग का उच्चारण स्थान है तालु और जीभ, यानी तालु से जीभ स्पर्श करती है तब ये 5 के 5 व्यंजन वहां से उच्चारण उनका होता है और केवल इस स्थल से, मुख के इस स्थल से केवल और केवल इन्हीं 5 व्यंजनों का ही उच्चारण होता है। स्वर इनमें मिला हुआ है, ये हमने पहले ही बताया था। तो ये तालु और जीभ के स्पर्श से जो उच्चारण होता है च वर्ग का, उनका उच्चारण इस तरह से होगा कि च, छ, ज, झ, य। आप देखें कि जीभ का अगला जो भाग है, अगला हिस्सा है, वह तालु से थोड़ा सा स्पर्श करता है और वहीं से इसका उच्चारण होता है, यानी च, छ, ज, झ, य। और अगला जो वर्ग है वो है ट वर्ग। ट वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा और जीभ, यानी जीभ स्पर्श करती है मूर्धा को। जैसे च वर्ग में तालु को स्पर्श करती थी,
इसमें मूर्धा को यानी तालु से थोड़ा सा और ऊपर की तरफ स्पर्श करती है, तब इनका उच्चारण होता है। और जीभ स्पर्श करके एक चटकारे के साथ में यानी झटका से हटती है, तब इनका ट वर्ग का उच्चारण होता है। तो देखें इसका उच्चारण, और इनका उच्चारण स्थान है मूर्धन्य, क्योंकि मूर्धा से जीभ लग करके इनका उच्चारण होता है, इसलिए इन ट वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धन्य, मूर्धन्य। तो ये इनका उच्चारण होगा ट, ठ, ड, ढ, ण। यानी जीभ मूर्धा से को स्पर्श करती है और झटके से पीछे हटती है, तब इनका उच्चारण होता है ट, ट वर्ग। अगला व्यंजन वर्ग है त वर्ग। त वर्ग का उच्चारण होता है दांत और जीभ के स्पर्श से, यानी जीभ दांत के ऊपर के जो दांत है उसकी जो मूल है, दंत मूल, दांतों की ऊपर की जड़, वहां स्पर्श करती है, तब ये पांच के पांचों इनका उच्चारण यहां से होता है। और इनका जो उच्चारण स्थान है वो दंत्य कहलाता है, दंत्य। तो ये दांत और जीभ के स्पर्श से इनका उच्चारण होता है त वर्ग का। देखें त, थ, द, ध, न। आप जीभ को दांत से मिला करके स्पर्श करेंगे तो फिर त वर्ग के पांच के पांचों व्यंजन का उच्चारण वहां से होगा। व्यंजन वर्ग का अगला जो वर्ग है वो है प वर्ग। प वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो है ओष्ठ्य, यानी ओठों के स्पर्श से इनका उच्चारण होता है। ओठ यानी नीचे का ओठ और दोनों ओठ आपस में मिलते हैं और फिर खुलते हैं। जैसे ही खुलते हैं तो फिर प वर्ग का ये पांच के पांचों यहां से उच्चारण होता है, इसीलिए इनको ओष्ठ्य कहा गया है, यानी ओठों से इसका उच्चारण होता है। तो इनके प वर्ग के उच्चारण के लिए देखें, दोनों होठों को मिलाएं और खोलें तो ये पांच के पांचों उच्चारण होंगे प, फ, ब, भ, म। तो ये पांचों ओठों के खुलने से इनका उच्चारण होता है दोनों। व्यंजन में ये जो पांच वर्ग थे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इसके अलावा अंतस्थ कहलाते हैं ये चार। यानी ये चारों के उच्चारण स्थान मुंह के अलग अलग स्थान से होते हैं और जीभ इनको उच्चारण करती है। तो ये जो हैं चार अंतस्थ कहलाते हैं। ये हैं य, र, ल और व। तो ये अंतस्थ जो हैं वो चार हैं, य, र, ल और व। और चार ऊष्म कहलाते हैं, यानी इसमें जीभ जो है थोड़ा थोड़ा सा घर्षण करती है, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन के श्रेणी में आते हैं। इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देना होगा, विशेष रूप से जो तीन तरह के जो सा होते हैं इनका उच्चारण प्रायः गलत तरीके से हम करते हैं। और उसका कारण ये होता है कि हम अपनी जीभ को जहां लगना चाहिए, क्योंकि देवनागरी लिपि और हिंदी की वर्णमाला बहुत वैज्ञानिक है, मुंह के जिस स्थल से जिस स्थान पर जीभ को जाना चाहिए वहां के अतिरिक्त अगर कहीं और से आप उच्चारण करने की कोशिश करेंगे तो है अशुद्ध उच्चारण होगा। तो ये जो ऊष्म व्यंजन हैं ये हैं श, श, स, ह। अब इसमें शा को देखें। शा में ये शा जो है वो कहलाता है तालव्य सा, यानी जीभ तालु से स्पर्श करती है, तालु के पास में जीभ स्पर्श करती है और वहां से जहां से सीटी बजने जैसी आवाज आती है, तो सीटी बजे नहीं लेकिन तालु को स्पर्श करे वहां से श निकलेगा, तो तभी इसका उच्चारण होगा श। और जब जीभ तालु से ऊपर थोड़ा मूर्धा में जाएगी तो फिर वहां पर मूर्धा से जीभ स्पर्श करेगी तो फिर उच्चारण होगा श। इसका उच्चारण श, इसका उच्चारण मूर्धा से जीभ यानी और तालु से थोड़ा ऊपर की तरफ जीभ जाएगी तो वहां पर स्पर्श करेगी तो वहां होगा श। और ये जो है जब जीभ दांत से
ऊपर वाले दांत के मूल में जब लगेगी और वहां से इसका उच्चारण होगा तो होगा सा, सा। और ह, इसमें पूरा मुंह खुलेगा, जीभ हल्की सी हिलेगी, कहीं टकराएगी नहीं, कहीं स्पर्श नहीं करेगी, तब इसका उच्चारण होगा ह। तो ये फिर एक बात देख लें कि श, श, सा, ह। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के अतिरिक्त कुछ संयुक्ताक्षर भी हैं, यानी दो व्यंजनों को मिलकर के उनसे भी कुछ ऐसे व्यंजन मिले, जिनमें से मुख्य रूप से ये 4 हैं, इसके अतिरिक्त भी कुछ संयुक्ताक्षर और भी हैं। तो ये जो क्ष है, ये क्ष यानी क और श, मूर्धन्य श के संयोग से ये बना है क और श। और त्र, त और र मिलकर के बना है त्र। और ये ज और य, ये मिलकर के ज्य बना है। इसका उच्चारण ज्ञा की तरह भी करते हैं, और अधिकतर लोग इसका उच्चारण ज्ञा की तरह, जैसे ज्ञानी है ना, ज्ञान। तो लेकिन इसका उच्चारण हमें पता होना चाहिए कि इसका सही उच्चारण क्या है। सही और शुद्ध उच्चारण है ज्ञ। तो उस हिसाब से अगर करेंगे तो यज्ञ को यज्ञ कहेंगे, ज्ञान। और ये है श, तालव्य श और र, श्र। तो ये संयुक्ताक्षर 4 थे, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। और 2 द्विगुण भी हैं। ये जो ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ यानी ड और ढ है, उसके नीचे ये जो बिंदी लग करके आते हैं। पुरानी व्याकरण की अनेक पुस्तकों में ये शायद नहीं भी मिलता है, पहले नहीं लिखे जाते थे। तो कई लोगों का कहना है कि ये पहले तो हमने देखे नहीं। तो जब इनको द्विगुण कहते हैं, यानी ड के नीचे ये बिंदी लगा दी और ढा के नीचे बिंदी लगा दी, इनका उच्चारण भी अलग तरह से होता है। ये है ड़, ड़, ढ़, ढ़। जैसे पेड़, पढ़, पढ़ना। और ये है ड़। तो ये ड़ और ढ़, ये दोनों में ये अंतर है। और ये अंग और आह, ये शुरू में बताया था स्वर में के साथ में, इसको फिर समझ लें। ये अनुस्वार है, यानी जिस व्यंजन वर्ग में जो पंचमाक्षर होता है, वहां पर ये अनुस्वार भी प्रयोग किया जाता है। जैसे गंगा, अब गंगा के बाद में जो गा आता है, उसमें जो गंगा, उसमें अंग जो है पंचमाक्षर, तो अंग की जगह पर यह अनुस्वार का प्रयोग भी होता है और इसकी मात्रा 1 मानी जाती है। तो ये अंग है। अनुस्वार के साथ साथ एक अनुनासिक भी है, साथ साथ उसकी भी जानकारी करते थे, जिसको हम चंद्र बिंदु कहते हैं। तो जो नाक से जिसका अनुनासिक यानी नाक के द्वारा जो होते, जैसे चांद, तो उनकी कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन उनका प्रयोग होता है। जैसे हंस और हंस, तो हंस में ये अनुस्वार लगेगा, और हंस, हंस में यानी हंसना, उसमें चंद्र बिंदु लगेगी। विसर्ग, विसर्ग जो संस्कृत से तत्सम शब्द आए हैं, उनमें विसर्गों का अगर हम तत्सम रूप को ज्यों का त्यों रखते हैं, तो फिर वहाँ विसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे अतः, अब अतः जो संस्कृत से आया है, तत्सम शब्द है, उसमें हम विसर्ग का प्रयोग करेंगे। दुख यानी दु के बाद में विसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से इस विसर्ग का और इस अनुस्वार का प्रयोग होता है। तो ये थी हमारी हिंदी की वर्णमाला, जिसमें आपने सभी ने सीखा स्वर, व्यंजन, अंतस्थ, ऊष्म और द्विगुण, संयुक्ताक्षर, ये सारे हमने यहाँ सीखे।
और केवल सीखने से या एक बार देखने से नहीं, ये अभ्यास की चीज़ है। ये भाषा है, भाषा में उच्चारण के लिए आपको सतत अभ्यास करने की आवश्यकता हमेशा हमेशा रहेगी। तो ये अभ्यास करते रहिए। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और एक अनुरोध मेरा सभी शिक्षकों और विद्यालयों के जो प्रमुख हैं उन सब से भी रहेगा कि आप इसका लिंक बच्चों को अवश्य दें, और पहले खुद देखें और फिर बच्चों को दें, क्योंकि बच्चों के ये काम की चीज़ है। बच्चे अगर इसे सीख करके, इसे देख करके कुछ सीखेंगे, कुछ अपनी अशुद्धियों को दूर कर सकेंगे, तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी और बच्चों को इसका हमेशा हमेशा के लिए लाभ मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।